अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुसलसल अपने बराबर बैठी उस नन्ही सी दुल्हन को घूर रहा था, जिसका पूरा वजूद खौफ के मारे लर्ज रहा था। निकाह में थोड़ा वक्त बाकी था, मगर वो अभी से निढाल दिखाई दे रही थी। अयान ने त्योरी चढ़ाकर उसके जर्द चेहरे की तरफ देखा, जहां लब थरथरा रहे थे। यूं लगता था जैसे वो किसी भी लम्हे रो पड़ेगी। अयान की नजरें उसके चेहरे पर जम चुकी थीं और वो पलक तक नहीं झपक रहा था। कुछ ही लम्हों बाद मौलवी साहब निकाह पढ़ा चुके थे। निकाह के वक्त भी वो लरजती आवाज और नम आंखों के साथ बैठी रही। उसकी माँ पास ही बैठी उसे बार बार हौसला दे रही थी, और 20 साल की वो लड़की अपनी उम्र से कहीं कम लग रही थी। निकाह के बाद अयान के होंठों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट फैल गई। फिर रुखसती का वक्त आया तो वो अपने वालदैन के गले लगकर देर तक रोती रही। अयान एक बार फिर त्योरी चढ़ाए उसके चेहरे को मुसलसल तके जा रहा था। उसकी मासूमियत आंखों से छलक रही थी। वापसी का सफर खासा तवील था और गाड़ी अयान खुद चला रहा था। वो लड़की बराबर में बैठी मुसलसल खिड़की से बाहर देख रही थी और अब तक अयान से एक लफ्ज भी नहीं बोली थी। गाड़ी के अंदर गहरी खामोशी छाई हुई थी। तभी अयान ने उसकी तरफ देखा और नरमी से पूछा, एमन, आप ठीक है ना? एमन ने उसकी जानिब निगाह उठाई। उसकी आंखें रोने से सुर्ख हो चुकी थीं, लिपस्टिक एक तरफ से फैल गई थी और वो किसी मासूम बच्ची की तरह लग रही थी, जैसे अभी तक उस पर होश की दुनिया वाज़िया ना हुई हो। कहीं से भी वो समझदार और बाएतमाद नहीं लग रही थी, मगर फिर भी उसने अयान की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो दोबारा खिड़की की तरफ रुख मोड़ लिया। उसके चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई थी। कुछ देर बाद अयान ने गाड़ी में मध्यम सा म्यूजिक चला दिया, लेकिन एमन बदस्तूर खामोशी और बेचैन नजर आ रही थी। वो बार बार अयान की तरफ देखती और फिर नजरें चुराकर बाहर देखने लगती, जैसे कुछ कहना चाहती हो मगर हिम्मत ना कर पा रही हो। अयान ने ड्राइविंग करते हुए नरमी से उसका हाथ थाम लिया। हल्की मौसीकी के साथ उसकी चूड़ियों की छन छन गाड़ी में गूंजने लगी। अगले ही लम्हे अयान ने उसके हाथ को अपने लबों से छुआ तो एमन फौरन चौंक उठी। उसने फौरन अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अयान की गिरफ्त काफी मजबूत हो चुकी थी। वो घबरा कर बोली, प्लीज मेरा हाथ छोड़े। अयान ने पुरसकून लहजे में पूछा, आपको मुझसे इतना खौफ क्यों महसूस हो रहा है? वो बहुत नरमी और मोहब्बत से बात कर रहा था, लेकिन एमन ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि हल्की आवाज में कहा, प्लीज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा हाथ छोड़ें। एमन का हाथ ठंडा पड़ चुका था, लेकिन अयान अपनी जिद पर कायम था। वो वही करता था जिससे उसे रोका जाता। उसने धीरे से कहा, सॉरी, मैं आपका हाथ नहीं छोड़ सकता। ये थामा ही इसलिए है कि छोड़ना ना पड़े। ये कहते हुए अयान ने उसका हाथ अपने दिल पर रख दिया और बोला, महसूस करें, ये धड़कनें भी आपका नाम ले रही हैं, एमन। अयान की इन बातों ने एमन को मजीद उलझा दिया था। वो मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज हो चुकी थी। सफर खासा तवील था और कुछ देर बाद वो थकन से गाड़ी में ही सो गई। अयान ने धीरे से उसे अपने करीब कर लिया। बारात शायद काफी आगे जा चुकी थी, लेकिन वो गाड़ी आहिस्ता चला रहा था। वो उस लम्हे को महसूस करना चाहता था। जब गाड़ी आखिरकार घर के सामने जाकर रुकी, अयान ने देखा कि घर वालों की कई कॉल्स आ चुकी थीं। एमन गहरी नींद में थी। अगले ही लम्हे अयान ने उसे अपनी बाहों में उठाया और जैसे ही वो अंदर लेकर गया तो वहां मौजूद सब लोग उसे हैरत से देखते रह गए। बाकी तमाम कजन्स तो मुस्कुरा दिए, लेकिन बड़ों की सख्त नजरें अयान को साफ महसूस हो रही थी। वो हंसते हुए बोला, अरे क्या हो गया सबको? ऐसे गुस्से से क्यों देख रहे हो? मेरी बेगम थक गई थी, लंबे सफर के बाद नींद आ गई थी। मैं उसे जगाना नहीं चाहता था, इसलिए उठाकर अंदर ले आया। मेरा ख्याल है अब रसूमात को छोड़ें, मेरी दुल्हन को आराम की जरूरत है। ये कहकर अयान इमन को लिए हुए सीधा कमरे की तरफ बढ़ गया। उसे किसी की परवाह नहीं थी। अंदर जाकर उसने ऐमन को फूलों से सजी सेज पर लटाया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब आया। अब वो ऐमन को जगाना चाहता था। दिल में कई बातें थीं, कई ख्वाब थे जो वो आज की रात ऐमन के साथ बांटना चाहता था, लेकिन वो तो गहरी नींद में खोई हुई थी, जैसे सब कुछ भूल कर सुकून से सो रही हो। अयान हैरान था कि भला कोई लड़की अपने ससुराल आते ही यूं बेफिक्री से कैसे सो सकती है। वो मुसलसल उसके चेहरे को तके जा रहा था।
फिर जैसे ही उसने ऐमन के कानों से झुमके उतारने की कोशिश की तो ऐमन ने झट से आंखें खोल दी। अयान को अपने इतना करीब पाकर ऐमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो घबराकर फौरन उठकर बैठ गई। इर्द गिर्द देखने लगी, जैसे ये समझने की कोशिश कर रही हो कि वो कहाँ है। जब उसे मुकम्मल होश आया तो वो थोड़ी शर्मिंदा सी लगने लगी। फिर हिचकिचाते हुए बोली, सॉरी, मैं 3 दिन से सोई नहीं थी, इसलिए आंख लग गई। अयान मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, नींद आ जाती है, इसमें सॉरी की क्या बात है। उसके लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई। अयान ने उसका हाथ थामा और उसके करीब होने लगा, लेकिन ऐमन फौरन पीछे हट गई और बोली, प्लीज अयान, आप थोड़ा दूर हो जाएं, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मेरे लिए खाना ले आएंगे। अयान हंसते हुए बोला, क्यों नहीं, अभी लेकर आता हूं, तब तक आप फ्रेश हो जाएं। देखें, नींद की वजह से आपकी हालत क्या हो गई है। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चला गया। मुलाजमा को खाने के लिए कहकर वापस कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद मुलाजमा खाना लेकर आई और रखकर वापस चली गई। ऐमन भी तब तक फ्रेश हो चुकी थी, मगर पूरे वक्त में अयान ने उसे एक बार भी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। अब अयान परेशान हो गया था। वो सोचने लगा कि शायद ऐमन इस शादी से खुश नहीं है, क्योंकि उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। अयान ने कई बार ऐमन के बारे में सुना था कि वो शरारती और बातूनी है, लेकिन वो तो अब तक एक लफ्ज भी बोलने पर आमादा नहीं थी। अब अयान को वहम होने लगा था कि शायद वो उसे पसंद नहीं करती, इसलिए उससे नजरें चुरा रही है और बात करने से गुरेज कर रही है। खाना खाने के बाद वो कहने लगी, मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, मुझे सोना है। उसकी आंखों में नींद बिल्कुल नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वो अयान को सोने का बोल रही थी। अयान कहने लगा, क्या हो गया है, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा बातें करनी है, तुम परेशान और उदास लग रही हो। देखो, तुम ये शादी नहीं करना चाहती थी या फिर तुम शादी से खुश नहीं हो, मुझे बताओ। लेकिन अयान की बात सुनकर वो कहने लगी, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूं, इस वजह से मुझे सोना है। अयान ने उसकी तरफ देखा और कहने लगा, देखो, सोने के लिए तो रात नहीं होती ना, ये तुम सोने की बात क्यों कर रही हो। उसकी बात सुनकर उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसकी रंगत बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। उसने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं सच में बहुत थकी हुई हूं, और वैसे भी इस रिश्ते को कबूल करने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए था। उसकी ये बात सुनकर अयान ने अब उसके चेहरे को अपने हाथों के प्यालों में भर लिया। कहने लगा, देखो मेरी जान, ऐसा बिल्कुल ना कहो, मेरे सब्र का इम्तहान मत लो। देखो, तुम पहले से मेरे बारे में सब कुछ जानती हो, 2-3 दफा हमारी बात हो चुकी है, हम बाहर मुलाकात भी कर चुके हैं। इसके बावजूद भी तुम क्या समझना चाहती हो, क्यों तुम्हें वक्त चाहिए। देखो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी वक्त नहीं देना चाहता। उसके बाद जो अगली बात उसने अयान से कही, वो सुनकर अयान के चेहरे पर यकदम ही संजीदगी छा गई। वो कहने लगा, ये क्या फजूल बात कर रही हो तुम, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, तुम झूठ बोल रही हो। वो कहने लगी, यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ, प्लीज आप मुझसे दूर रहें। वो निगाहें झुकाए बोले जा रही थी और अयान को साफ जाहिर हो रहा था उसकी शक्ल देखकर कि वो झूठ बोल रही है, बस अयान से बचने के लिए बहाना बना रही है। अयान कहने लगा, देखो हेमन, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा झूठ नहीं बोलते, फजूल में मेरे साथ झूठ मत बोलो, मैं सब कुछ जानता हूं। वो कहने लगी, प्लीज मुझे सोने दें, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये कहकर वो सोने के लिए लेट चुकी थी। अगले ही लम्हे अयान ने उसे बाजू से पकड़कर सीधा किया। कहने लगा, तुम्हें एक बात की समझ क्यों नहीं आती, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं और तुम झूठ क्यों बोल रही हो, क्यों नहीं मेरे पास आना चाहती। ठीक है, अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगा तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। ये कहकर वो उसके करीब हुआ था। उसने फौरन अयान को पीछे की तरफ धक्का दिया। उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। कहने लगी, आप पागल हो गए हैं क्या, जब मैं बोल रही हूं तो आपको मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आ रहा। प्लीज आप एक दफा मेरी बात को समझने की कोशिश तो करें। ये कहकर वो बहुत शिद्दत से रोने लगी। अयान हैरत से उसके चेहरे की तरफ देखे जा रहा था। वो कहने लगा, देखो अमन, मैंने बोला है ना कि किसी सूरत भी मैं तुमसे रायत बरतने वाला नहीं हूं। चाहे तुम जितने मर्जी बहाने बना लो, जो मर्जी कर लो,
وہ سنجیدگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولے جا رہا تھا اور ابھی بھی ایمن کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کی شکل دیکھ کر اس پر ترس بھی آیا تھا، لیکن وہ اس سے دور نہیں جانا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، اور یہ بات حقیقت نکلی تھی کہ وہ واقعی میں ایان سے جھوٹ بول رہی تھی۔ ایان اس سے دور نہیں جانا چاہتا تھا، اس سے بہت محبت کر رہا تھا، اسے اپنے انداز سے احساس کروانا چاہتا تھا کہ وہ اس سے کس قدر محبت کرتا ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی اس سے دور نہیں جانا چاہتا۔ رات بھر اسے اپنی محبت سے روشناس کراتا رہا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے پہلو میں بکھری ہوئی حالت میں سو رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ بے ساختہ ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا تو اس کا ہاتھ بالکل ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے وجود میں جان ہی نہ ہو۔ اس نے جلدی سے اس کا دوسرا ہاتھ پکڑا، وہ بھی بالکل ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، ایمن، کیا ہوا ہے تمہیں؟ سب ٹھیک تو ہو؟ وہ اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا تو اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کر بڑی نفرت سے ایان کی طرف دیکھا اور پھر فوراً ہی آنکھیں بند کر لی تھیں، اور ایان کو اس کی اس حرکت پر بہت زیادہ غصہ آیا تھا۔ کہنے لگا، ایمن، تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہی ہو؟ کیوں اتنی زیادہ تمہیں مجھ سے نفرت ہے؟ اگر تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تو نہ کرتی، میں نے کوئی زبردستی نہیں کی تھی، اور اتنا بڑا اس بات کا ایشو کیوں بنا رہی ہو؟ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ خبردار جو تم نے دوبارہ سے کوئی ڈرامہ لگانے کی کوشش کی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہا تھا، اور اس کا یہ رویہ دیکھ کر ایمن کو بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا۔ رات کو تو وہ اس سے بہت زیادہ محبت سے پیش آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس کا اپنا مطلب پورا ہو گیا تو وہ اس قدر اس سے غصے میں بات کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، شاباش، اب جلدی سے اٹھ جاؤ، سب ہمارا نیچے ناشتے پر ویٹ کر رہے ہوں گے، جلدی سے فریش ہو کر نیچے آ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ بھی فریش ہو کر نیچے جا چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ آ گئی۔ آخری سیڑھی پر ہی تھی جب اچانک اس کا سر چکرایا اور وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے یوں بے ہوش ہوتا دیکھ کر فوراً ہی ایان وہیں پر ناشتہ چھوڑے بھاگ کر اس کی طرف آیا، اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ اس کا وجود بالکل ڈھیلا پڑ چکا تھا۔ سبھی بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے۔ سارے حویلی والے اکٹھے ہو چکے تھے۔ لا کر اس نے اسے بیڈ پر لٹایا، فوراً ہی ڈاکٹر کو کال کر دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ڈاکٹر آ چکی تھی۔ اس کا چیک اپ کرنے کے بعد کہنے لگی، دیکھیں، ان کی کنڈیشن بہت خراب ہے، آپ انہیں اسپتال لے کر جائیں۔ اس پریشانی کے عالم میں ڈاکٹر سے پوچھنے لگا کہ اسے ہوا کیا ہے۔ ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھیں، وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈپریسڈ ہے، ٹینشن میں ہے، ان کے دماغ پر برا اثر پڑ رہا ہے، یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے، آپ انہیں فوراً اسپتال لے کر جائیں، ابھی بھی ان کی کنڈیشن بالکل ٹھیک نہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر ایان بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ شاید کل رات ایان کے رویے کی وجہ سے وہ ایسی ہو گئی تھی۔ اب ایان کو خود پر غصہ آ رہا تھا۔ اسے ایسا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے تھا۔ ولیمے کے فنکشن میں بھی وہ بالکل اداس اور خاموش لگ رہی تھی۔ اس کی فیملی سب بہت زیادہ خوش تھے، جبکہ وہ بھی شادی سے پہلے بہت زیادہ خوش تھی، لیکن اچانک وہ ایسی ہو گئی تھی کہ اس کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ادھر ولیمے کے فنکشن کے دوران وہ واپس کمرے میں چلی گئی تھی۔ ایان کی مما نے چپکے سے ایان کو کمرے میں بلایا اور کہنے لگی، ایان بیٹا، دیکھو، ایمن کی طبیعت اچانک سے اتنی خراب ہو چکی ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر اچانک سے اسے ہوا کیا ہے۔ میں نے اس کے گھر والوں سے بھی بات کی ہے، وہ تو کہہ رہے تھے کہ شادی سے پہلے تک تو یہ بہت زیادہ خوش تھی، حتیٰ کہ مہندی کی رات بہت خوشباش نظر آ رہی تھی، لیکن پھر اچانک سے مہندی کے بعد اور برات والے دن بھی پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا، بالکل خاموش خاموش سی رہنے لگی ہے۔ اس کی یہ حالت ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ سب سن کر اب تو یہ بات میرے لیے پریشانی کا باعث بن چکی تھی۔ اگر وہ شادی سے پہلے بالکل ٹھیک تھی تو اچانک اسے کیا ہوا تھا؟ اس بارے میں تو صرف ایمن ہی بتا سکتی تھی مجھے۔ پھر رات کے وقت جب میں کمرے میں داخل ہوا
तो वो बेड पर टेक लगाए बैठी मुसलसल सामने दीवार को घूरे जा रही थी। उसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थीं। अयान उसके सामने बैठ गया, उसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लिया तो उसने फौरन ही अपना हाथ पीछे खींच लिया। कहने लगी, आप बुरे हैं। आप मर्द लोग होते ही बहुत बुरे हैं। पहले अपने मतलब पूरे करते हैं, उसके बाद बीवी को अपने पांव की जूती बनाकर रखते हैं। ये कहकर वो गुस्से में अयान की तरफ देखे जा रही थी और अयान को हैरत हो रही थी कि उसकी ये बातें सुनकर उसके दिमाग में ऐसी बातें कहाँ से आई थी। वो कहने लगा, एमन, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? प्लीज मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? देखो, तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो तुम बताओ। उस रात की वजह से परेशान हो? वो उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लेता हुआ नरमी से पूछे जा रहा था, लेकिन अमन ने फौरन ही अयान का हाथ पीछे की तरफ झटक दिया। कहने लगी, प्लीज, मैंने आपको बोला है ना मुझसे दूर रहें। वो कहने लगा, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो कि ऐसा रवैया मेरे साथ तुमने क्यों इख्तियार किया हुआ है? मुझसे ऐसी भी कौन सी गलती सरजद हुई है? देखो, सब लोग मुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं कि शादी से पहले तो वो बहुत ज्यादा खुश थी। सबको ये लग रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से तुम इस कदर परेशान हो चुकी हो। देखो अमन, मुझे बताओ। बहुत ही मोहब्बत से उससे पूछने की कोशिश कर रहा था। वो कहने लगी, मुझे नहीं करनी थी तुम्हारे साथ शादी। उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। वो कहने लगी, तुम्हारे साथ तो क्या, मुझे किसी के साथ भी शादी नहीं करनी थी। तुम लोग बहुत बुरे होते हो, बहुत बुरे। वो रोते जा रही थी, बोले जा रही थी और वो परेशान हो चुका था। कहने लगा, मुझे बताओ तो सही, भाई हम बुरे होते क्यों हैं? किसी ने कुछ कहा है क्या? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगी, प्लीज, आप मुझसे दूर रहें। दोबारा मेरे पास आने की कोशिश मत कीजिएगा। मुझे पता है, आप पहले मेरे पास आएंगे, मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे, उसके बाद मुझे मारेंगे, पीटेंगे, जख्म देंगे, अजियत देंगे, तकलीफ देंगे। मुझे पता है, आप मोहब्बत नहीं करते, आप सिर्फ अपना मतलब पूरा करते हैं। वो रोते हुए बोले जा रही थी। एमन की बातें सुनकर अयान का दिमाग सुन्न हो गया। वो जितनी उसे मासूम समझ रहा था, वो उससे कहीं ज्यादा नादान और सादा दिल थी। और हैरत इस बात पर थी कि आखिर उसके दिमाग में ये सब बातें भरी किसने थी। 2 दिन बाद एमन की आपी के घर दावत थी, तो हम दोनों मियाँ बीवी वो दावत खाने निकल पड़े। दुराने सफर एमन अपनी आपी से मिलने के लिए बहुत पुरजोश और खुश नजर आ रही थी। अयान ने इतने दिनों में उसे कभी इतना खुश नहीं देखा था। वो मुस्कुराकर कहने लगी, अयान, आपको पता है, मुझे अपनी आपी से बहुत मोहब्बत है, लेकिन उनके शौहर बहुत बुरे हैं। अयान ने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, उनके शौहर ने ऐसा क्या कर दिया है? तुम्हें तो हर मर्द ही बुरा लगता है। वो धीमी आवाज में बोली कि मुझे डर लगता है कि कहीं आप भी उन जैसे ना निकल आए। अयान सोच में पड़ गया कि आखिर एमन के जहन में ये खौफ क्यों है। जरूर उसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था जिसने उसे इन बातों पर गौर करने पर मजबूर कर दिया। फिर जब वो एमन की आपी के घर पहुंचे तो वो वाकई एक खूबसूरत महल जैसा घर था। सबसे पहले उसकी आपी के शौहर से मुलाकात हुई, जो बज़ाहिर खूबसूरत थे, मगर उनके चेहरे से गरूर और सख्ती झलक रही थी। कुछ ही देर बाद एमन की आपी आई और अयान दंग रह गया, क्योंकि उनके चेहरे पर मार पीट के वाजे निशानात थे। एमन भागकर उनसे लिपट गई और आहिस्तगी से बोली, आपी, आप कैसी हैं? उसकी आंखों में नमी तैर रही थी और उसी लम्हे अयान को समझ आ गई कि एमन के दिल में इतना खौफ क्यों था। दावत से वापसी पर एमन बिल्कुल खामोश और अफसुर्दा थी, बाहर देखते हुए गहरी सोच में गुम थी। अयान ने आहिस्तगी से उसका हाथ थामा और उसे नरमी से पूछा, एमन, तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि मैं भी तुम्हारी आपी के शौहर की तरह बदल जाऊंगा? एमन चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी और बोली, आपको कैसे पता चला कि मैं ऐसा सोचती हूँ? अयान मोहब्बत भरे लहजे में कहने लगा, एमन, मैं तुमसे दिल से मोहब्बत करता हूँ और कभी तुम्हें दुख नहीं दूंगा। मैं आज भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी पहले दिन करता था, और हमेशा करता रहूंगा। तुम्हें मुझ पर यकीन रखना होगा।
उसकी नरमी, लहजे की सच्चाई और आंखों में झलकती मोहब्बत ने ऐमन के दिल को छू लिया। वो मुस्कुराकर बोली, क्या आप सच में हमेशा ऐसे ही रहेंगे? अयान ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया। उसी लम्हे ऐमन को एहसास हुआ कि वो अयान को गलत समझ रही थी। हर मर्द एक जैसा नहीं होता। अयान वाकई एक मुखलिस और मोहब्बत करने वाला इंसान था और उसने अपने अमल से साबित भी किया। वक्त के साथ साथ ऐमन का दिल भी अयान की मोहब्बत में मुकम्मल तौर पर ढल गया और यूं दोनों एक खुशहाल, पुरसकून और मोहब्बत भरी जिंदगी गुजारने लगे।